जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। जिस तरह हमने पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया हुआ है तो उसमें पहला लेक्चर हमने कूलम लॉ का पढ़ लिया है, तो उसकी अब एक्सटेंशन है आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फील्ड का मतलब मैदान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जितनी भी हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं ना, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बगैर किसी कॉन्टैक्ट के भी लगती हैं, इसे हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है एक्शन एट अ डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच किए बगैर भी, अगर वो एक दूसरे से दूर हों तो एक दूसरे को टच किए बगैर वो फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसी फोर्सेस जो होती हैं जो एक्शन एट डिस्टेंस होती हैं और विदाउट कांटेक्ट वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र होती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम ऐसी फोर्सेस हमेशा एक फील्ड के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं, एक फील्ड के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है फील्ड फोर्सेस। ठीक है जी, ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है फील्ड फोर्सेस। यानी कि ये फोर्सेस जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ये अपने इंटरेक्शन को ट्रांसमिट करती हैं, अपने इंटरेक्शन को जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं या ट्रांसमिट करती हैं दूसरे ऑब्जेक्ट तक, तो ये एक फील्ड की शक्ल में अपने इंटरेक्शन को या अपनी प्रेजेंस को या अपनी सेंसेशन को एक फील्ड की शक्ल में ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचाती हैं। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है फील्ड फोर्स। तो इसका मतलब है कि एक फील्ड हमारे पास होना चाहिए। आप याद रखें, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, हर एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है या वो म्यूऑन है या टाउ है या कोई क्वार्क है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं ये किसी ना किसी फील्ड का हिस्सा होते हैं। ये हर एलिमेंट्री पार्टिकल का एक फील्ड होता है और एलिमेंट्री पार्टिकल उस फील्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है या फंडामेंटल यूनिट होता है, जिसको क्वांटा भी बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज़ अ क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड। इसी तरह से हमारे पास आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास पानी जो है, पानी आप समझ लें कि पानी एक फील्ड है और पानी के जो ड्रॉप्स हैं, जो स्मॉलेस्ट ड्रॉप है पानी का, वो इस फील्ड का क्वांटा है। इस तरह जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, उसका जो क्वांटा है उसको ग्रेविटॉन बोलते हैं। तो होता क्या है कि एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्शन करता है तो वो फील्ड के अंदर इंटरेक्शन होता है और वो फोर्स जो ट्रांसफ़र होती है वो एक क्वांटा की शक्ल में होती है। अगर आप चार्जेस की बात करें तो जब एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, मसलन ये एक चार्ज मेरे पास है प्लस क्यू, ये दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो असल में इनके दरमियान एक पार्टिकल है, ठीक है, एक फील्ड पार्टिकल जो इनके दरमियान एक्सचेंज हो रहा है, उस फील्ड पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, ये ट्रांसमिट होती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक बाय द एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल फोटॉन्स। याद रखें, बाय द एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल फोटॉन्स। इनको मेडिएटिंग पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये फील्ड का मेडिएटिंग पार्टिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो मेडिएटिंग पार्टिकल है वो फोटोन है। तो दो चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो फोटोन के थ्रू होता है और एक फील्ड में होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड, हमारे पास ये कोई आइसोलेटेड चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड वो रीजन या वो एरिया जिस रीजन में आप कोई टेस्ट चार्ज लेकर आओ, तो वो टेस्ट चार्ज इस रीजन में एंटर होते ही इस चार्ज का इंटरेक्शन या इस चार्ज की फोर्स को फील करे। ठीक है, तो जो ही ये इसकी फील्ड में एंटर होगा तो ये इस फील्ड को ये महसूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो ये रीजन जो है, जिस रीजन में ये चार्ज दूसरे चार्ज पर अपनी फोर्स को, अपने इंटरेक्शन को अप्लाई कर सकता है या अपने इंटरेक्शन में उसको ला सकता है या अपने इंटरेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, याद रखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर आप एक आइसोलेटेड चार्ज की बात करें तो आइसोलेटेड चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इन्फिनिटी तक फैला होता है। लेकिन अगर चार्ज आइसोलेटेड ना हो, दो चार्ज पड़े हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, तो उस सूरत में फिर चार्ज
की जो फील्ड की जो रेंज है वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज हो तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्फिनिटी तक फैला होता है। दूसरा याद रखें कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, चाहे साउंड है, ठीक है, ये सारे के सारे हमेशा किसी पॉइंट सोर्स से पैदा होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक पॉइंट सोर्स से जो है वो जनरेट होता है, और वो पॉइंट सोर्स हमारे पास क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के फील्ड जो किसी पॉइंट सोर्स से निकल रहे होते हैं वो हमेशा 3 डायमेंशनल में निकलते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 डायमेंशनल में होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी 3 डायमेंशनल में होता है जब वो अपने सोर्स को छोड़ते हैं। इस तरह साउंड भी 3 डायमेंशन में होता है, इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी 3 डायमेंशन में स्प्रेड होती हैं जब ये स्प्रेड होती हैं। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? फील्ड वो रीजन है जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज, ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज आप लेके आ रहे हैं इसकी फील्ड में, इस टेस्ट चार्ज का अपना फील्ड इतना वीक होना चाहिए कि ये इस सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो टेस्ट चार्ज जो होता है इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ये इसकी फील्ड की वैल्यू इतनी होती है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम लिया जाता है कि इसका फील्ड हमारे ये जो सोर्स फील्ड है, हमारा जो सोर्स चार्ज है, इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक हो गया? तो फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। फील्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये बताने के लिए कि हाउ अ फोर्स एट अ डिस्टेंस या एक्शन एट अ डिस्टेंस हैपन्स। ये उसने एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, जबकि उनके दरमियान कोई फिज़िकल जो है वो कांटेक्ट भी नहीं है, इसके बावजूद अगर फोर्स ट्रांसफ़र हो रही है तो इसका मतलब है कि दरमियान में कोई ना कोई ऐसा फील्ड मौजूद है जो उस फोर्स को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है जी? तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि फील्ड एक सोर्स है चार्ज के इंटरेक्शन को ट्रांसफ़र करने का। इस सोर्स की मदद से एक चार्ज अपने इंटरेक्शन को ट्रांसफ़र करता है दूसरे चार्ज तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। लेकिन याद रखें ये रिलेशन हमने पॉइंट चार्जेस को मद्देनज़र रखते हुए डेवलप किया है, इसलिए ये रिलेशन सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस को, दूसरे चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी? सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ सकती है। ठीक है जी? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी? तो मसलन अगर आपने ये फोर्स निकालनी हो, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एफ़ की जगह इसका मैग्नीट्यूड पुट कर दें, जो कि हमारे पास है के क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो यहाँ क्यू नॉट से डिवाइड कर दें, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का है। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा एक और बात भी याद रखें कि इस रिलेशन से हमें ये बात समझ आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। लेकिन ये बात हमेशा ठीक नहीं होती। अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो हो सकता है कि ये आर स्क्वायर की बजाय आर की कोई और पावर आ जाए। इसकी एग्जांपल है, हमारे पास जो डाईपोल होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मिलकर एक डाईपोल बना रहे होते हैं। ठीक है जी? तो उस डाईपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस डाईपोल का किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें उस डाईपोल का, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता बल्कि डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं होता। तो ये तो होगी जी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड चार्ज होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से स्पेस में स्प्रेड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक हो सकता है अगर हमारे पास चार्ज आइसोलेटेड हो और सिंगल आइसोलेटेड चार्ज हो अगर हमारे पास। अच्छा जी, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, पीछे हमने जो इक्वेशन एक बनाई थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन थी। तो क्या क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, या पॉइंट चार्ज की सूरत में E इज़ इक्वल टू
K⁻⁴, ठीक है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करना हो कि वो कैसा होता है, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तस्वीरी खाका है, अगर तस्वीरी खाका अपने समझने के लिए बनाना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तस्वीरी खाका क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि हमारे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है, लेट सपोज एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक्चुअली ये हमें बता रही होती हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर आप उसको इमेजिन करना चाहें तो वो किस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल भी वो बाज़ का हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ हैं जिस पाथ के ऊपर चार्ज मूव करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी होती हैं और ये बिल्कुल भी वो पाथ नहीं है जिस पाथ पर कोई चार्ज मूव करता है, ठीक है जी। बल्कि ये तो सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्प्रेड आउट हुआ होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट ना हो, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर्व्ड हो, तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट आपको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये रिलेशन आपको समझ आ गया है, ठीक है। चार्ज हमेशा उस पाथ पे मूव करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और ये वो पाथ होगा जिस पाथ पे कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल आपको पता है कि इस पाथ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड भी हो लेकिन चार्ज कर्व्ड पाथ पे मूव नहीं करेगा, चार्ज हमेशा फॉलो करेगा। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही लाइन होगी और चार्ज उसी पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके हम निकालेंगे और जिस डायरेक्शन में वो टेंजेंट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी और पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही होगा। अच्छा जी, तो अगर आप एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की बात करें तो उस एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से हो सकती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मसलन जहाँ पर ये लाइनें करीब करीब हैं वहाँ पर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो कम है, ये दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो गई है। तो जो आप चार्ज से दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता जाता है, वीक होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा स्प्रेड होना पड़ता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल होता है, तो 3 डायमेंशन होने की वजह से जो आप अपने पॉइंट सोर्स से दूर हटते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब 3 डायमेंशन में स्प्रेड होगा तो ज़्यादा एरिया पे जो आप दूर चलते जाएंगे तो वो जो स्प्रेडिंग एरिया है वो बढ़ता जाएगा। जब वो स्प्रेडिंग एरिया बढ़ता जाएगा तो उसी सेम इंटेंसिटी को ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। सो अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो उस सूरत में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है जी, ये इनवर्ड होती हैं, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास चार्जेस, ये तो हमने आइसोलेटेड चार्जेस का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसका पैटर्न देखा, लेकिन अगर हमारे पास चार्जेस ज़्यादा हों, यानी कि 2 चार्जेस हों लेट सपोज, और दोनों ही सिमिलर चार्जेस हों या अपोजिट चार्जेस हों, तो उस सूरत में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से होंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हों, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस सूरत में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह का पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगी,
ठीक है जी। अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है जी, तो इनके एग्जैक्ट सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगा, उसे हम कहेंगे ज़ीरो फील्ड जोन। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हमारे पास एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, तो इनका जो सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ज़ीरो फील्ड जोन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं ना, ठीक है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस दूसरे चार्ज से निकल रही होंगी, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज से निकल रही हैं उतने उससे दूसरे चार्ज से भी उतनी ही लाइन निकल। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस दूसरे चार्ज से निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस के बराबर नहीं होंगी, बल्कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसमें से उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो उस सूरत में क्या होगा। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो किस पैटर्न को फॉलो करेंगी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी, ठीक है जी। और जितनी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, ठीक है, उतनी ही फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रही हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से अगर 100 लाइनें निकल रही हैं पॉजिटिव चार्ज से तो नेगेटिव चार्ज में भी 100 लाइनें ही एंटर हो रही हैं, अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो, सिमिलर हो, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास +2q हो और ये हमारे पास -q हो, तो इसमें से निकलने वाली नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा होंगी और इसमें एंटर होने वाली जो नंबर ऑफ़ लाइन्स है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हों, एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा और उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो क्या होगा। एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, हम ये बता रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर लाइंस करीब करीब होंगी तो उसका क्या मतलब है, लाइन अगर दूर दूर होंगी तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक सिंगल चार्ज होगा तो लाइंस किस तरह से स्प्रेड आउट होती हैं, अगर ज़्यादा चार्जेस होंगे तो लाइंस किस तरह से स्प्रेड आउट होती हैं। इसके अलावा अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो ये एक चार्ज से स्टार्ट होती हैं और दूसरे चार्ज पर जाकर टर्मिनेट भी हो जाती हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। दे आर नॉट रियल, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दे डू नॉट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी बात हो गई। और दे आर एक्सटेंडेड इन 3 डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये 3 डायमेंशन में एक्सटेंड होती हैं, ठीक है जी। चाहे आप इसे हम जो बना रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ऑब्वियसली ये तो 2 डायमेंशनल हैं, लेकिन एक्चुअल में ये किसी भी चार्ज से 3 डायमेंशन में स्प्रेड आउट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हों या कोई साउंड हो या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हों, ये हमेशा पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो ये वाली सेंसेशंस हैं ये हमेशा स्प्रेड होती हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में और ग्रेविटेशनल फील्ड में एक और फ़र्क भी है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको शील्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड भी किया जा सकता है। यानी कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, हमारे पास अगर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की सराउंडिंग में अगर आप इस चार्ज को लेकर आते हैं तो ये इस फील्ड की सेंसेशन को, इस फील्ड के इंटरेक्शन को फील करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स। लेकिन अगर हम दरमियान में कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है जी, तो इस मटेरियल ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है और ये मुकम्मल तौर पर भी शील्ड हो सकता है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शील्डिंग मुमकिन है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड की शील्डिंग मुमकिन नहीं है। तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला प्रॉब्लम है, हमने न्यूट्रल पॉइंट अगर निकालना हो बिटवीन 2 लाइक पॉइंट चार्जेस, यानी कि हमारे पास 2 एक जैसे पॉइंट चार्जेस हैं। लेट सपोज कि हमारे पास ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और दूसरा भी पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, दोनों हैं
लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। फ़र्ज़ कर लें कि ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 इज़ ग्रेटर दैन Q2। अगर Q1 ये चार्ज ग्रेटर होगा और ये चार्ज स्मॉलर होगा, तो इन दोनों के दरमियान जो न्यूट्रल पॉइंट है या ज़ीरो फील्ड स्पॉट है, ठीक है, इनके सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है जी, इस डिस्टेंस को हम x कह लेते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा, न्यूट्रल पॉइंट ये वाला जो हमारा चार्ज है इस चार्ज के ज़्यादा करीब होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उससे ये पॉइंट हमेशा दूर होगा, याद रखिएगा। अब लेट सपोज़ कि ये पूरा डिस्टेंस x है और ये जो इतना डिस्टेंस है ये हमारे पास l है, तो ये जो बाकी बच गया हमारे पास, ये हमारे पास l माइनस एक्स हो गया। तो l माइनस एक्स जो है इसको मैं L2 कह लेता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये जो ज़ीरो फील्ड स्पॉट है, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, इस न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है Q2 से भी और इसका डिस्टेंस निकालना है Q1 से भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर, ये न्यूट्रल पॉइंट इसलिए है कि इस पॉइंट पर इसका और इसका दोनों का फील्ड सेम है, दोनों का फील्ड बराबर है। अगर दोनों का फील्ड बराबर है तो फिर इसका जो फील्ड है E1 इट शुड बी इक्वल टू E2। इसका जो फील्ड है यहाँ पर इस पॉइंट पर, फील्ड पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है KQ/r², लेकिन r इस चार्ज के लिए क्या है, इस चार्ज के लिए जो r की वैल्यू है वो l माइनस एक्स है, तो ये l माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू E2। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो हमारे पास क्या है KQ/L², ठीक है। तो अभी हमने पहले L निकालते हैं, यानी कि Q2 जो चार्ज है उस चार्ज का कितना डिस्टेंस है इस न्यूट्रल पॉइंट से, फिर हम L माइनस एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं जी डिस्टेंस फ्रॉम Q2। तो Q2 से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जी। तो Q2 से ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। इसमें अब हमारे पास ये K और K क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये आ जाएगा Q1 इंटू L² इज़ इक्वल टू Q2 इंटू L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो यहाँ हमारे पास आ गया Q1 का अंडर रूट साथ में L, और यहाँ हमारे पास आ गया Q2 का अंडर रूट और साथ में L माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ गया Q1 का अंडर रूट इंटू L, और ये आ गया Q2 का अंडर रूट इंटू L माइनस Q2 का अंडर रूट इंटू एक्स, ठीक है। अब आप ये करें कि हमें चूँकि अभी L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम ये वाली वैल्यू को उठा के उधर ले जाते हैं और उस वैल्यू को उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ पर हमें मिस्टेक हुआ है, ये टोटल x है तो ये x माइनस एल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये करेक्शन कर लेते हैं हम। ये हमारे पास जी l माइनस एक्स की बजाय ये हमारे पास होना चाहिए x माइनस एल, ठीक है। तो अभी आप इसको अगर खोलेंगे तो ये Q2x माइनस Q2L आएगा। अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया जी Q1 अंडर रूट इंटू L और प्लस Q2 अंडर रूट इंटू L, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया Q2 अंडर रूट इंटू एक्स। एक्स क्या है, इन दोनों चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम L कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अंडर रूट, और यहाँ हमारे पास आ गया अंडर रूट Q2 और x। तो यहाँ से अगर हमने L निकालना हो, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, अंडर रूट Q इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पर अंडर रूट, ये हमारे पास अंडर रूट Q2 है, अंडर रूट Q2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और अंडर रूट Q2 से इसको डिवाइड भी कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा x डिवाइडेड बाय, ये देखें Q1 ओवर Q2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 ओवर Q2 प्लस Q2 ओवर Q2, ये हमारे पास आ गया 1, ठीक हो गया जी। तो L हमारे पास आ गया x ओवर Q1 ओवर Q2 प्लस 1, यानी कि अगर ये डिस्टेंस हम निकालें Q2 से
तो Q2 से ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा L इज इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट Q1 ओवर Q2 प्लस 1। क्लियर हो गया। और अगर ये डिस्टेंस हम निकालें Q1 से तो हमें अब दोबारा क्या निकालना है, यहाँ पर हमने L कैलकुलेट किया है, यहाँ पर हमें L2 कैलकुलेट करना है या हमें x माइनस L कैलकुलेट करना है। तो अगर हम फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम Q1, अगर Q1 से यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसी इक्वेशन को, इसी को देखकर हम निकाल सकते हैं L इज़ इक्वल टू एक्स ओवर Q2 ओवर Q1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 ये भी ज़हन में रखना है कि Q1 वो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और Q2 वो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो ये आएगा, और ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालेंगे तो आंसर वो आएगा। ये दोनों आपने जहन में रखने कि Q1 आपका कौन है और Q2 आपका कौन है। सो ये तो हो गया लाइक चार्जेस। लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हों तो उस सूरत में ये डिस्टेंस जो है ये किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं जी। अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है दैट इज़ x। अब आपको पता है कि इनके दरमियान में तो फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता, या तो फील्ड इसके इधर ज़ीरो होगा या इसके इधर ज़ीरो होगा, किसी की तरफ आप कंसिडर कर लें। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस चार्ज के इस पॉइंट पर जाकर फील्ड ज़ीरो हो जाता है, ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है। तो Q1 कह लें इसको और Q2 कह लें इसको। तो Q2 से ये डिस्टेंस जो है इसको L कह दें, और Q1 से ये डिस्टेंस जो है टोटल ये हो जाएगा जी L प्लस एक्स। यहाँ तक हो गया x और ये हो गया L, तो ये हो गया L प्लस एक्स। उसी फार्मूले को दोबारा अप्लाई करें। पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस फ्रॉम Q2, डिस्टेंस फ्रॉम Q2। अच्छा जी, अब ये डिस्टेंस निकालते हैं कि डिस्टेंस क्या है हमारे पास। तो ये डिस्टेंस जो है हम निकाल सकते हैं जी, E1 इज़ इक्वल टू E2। तो इसका जो फील्ड है वो होगा KQ ओवर L प्लस एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू KQ ओवर L स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ गया जी Q इंटू एल स्क्वायर, ये हमारा Q1 है और ये Q2 है, Q1 इंटू एल स्क्वायर और Q2 इंटू एल प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करें, अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट Q1 इंटू एल और अंडर रूट Q2 इंटू एल प्लस एक्स। अभी हमें L कैलकुलेट करना है, तो पहले आप ये करें कि अंडर रूट Q1 इंटू एल, ठीक है, ये Q2L मल्टीप्लाई होगा, इधर लेके आएँ तो अंडर रूट Q2L माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट Q2 इंटू एक्स। अब यहाँ से L कॉमन लिया, हमारे पास आ गया जी अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2 इज़ इक्वल टू सिमिलर, और L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट Q2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2। तो सिंप्लीफाई करें जैसे पहले किया है, Q2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर Q1 ओवर Q2 माइनस 1। याद रखें ये माइनस अंडर रूट से बाहर है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में वो प्लस था, वो प्लस अंडर रूट से बाहर था, ये माइनस अंडर रूट से बाहर है। तो ये डिस्टेंस आ गया फ्रॉम Q2। अगर Q1 से ये डिस्टेंस निकालना हो इस चार्ज से, तो इस सूरत में ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर Q2 ओवर Q1 माइनस 1। क्लियर हो गया जी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। ये भी हो गया है, अगली स्लाइड पे चलें जी। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ज़रा आगे चलें अगली स्लाइड पे जी। वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं इस तरह से हैं, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं और ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं। अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के
पैरेलल एंटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट मूव करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है बाय कन्वेंशन। ठीक है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव होगा तो डिफरेंट उस पर जो है वो हम उसके लिए करेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड में एंटर होगा तो उस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को कम करेगी, वो चार्ज में डेसलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। इसका मतलब है अगर हम कंपैरिजन करें इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और मैग्नीट्यूड भी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर सकता है, वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग केस है, अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से एंटर हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये देखें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से हैं। ठीक है, अगर एक चार्ज पार्टिकल, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोला इफ इट एंटर्स राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है चार्ज पार्टिकल और इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, इसका जो पाथ है वो क्या बन जाएगा, इसका पाथ एक पैराबोला बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें आपको पता है कि पैराबोला जो होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस तरह से होगा और अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये पैराबोला जो है ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, आपको पता है कि जो पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ में हमारी जो वेलोसिटी होती है एक्स एक्सिस वाली, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है और जो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। उसकी वजह यहाँ पर ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वाई एक्सिस में बिल्कुल ऐसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है वो होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्कुल प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा कि जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड हम अगर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वाई एक्सिस में होती है, इसलिए हमारे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है ये आपके सामने है, दैट इज़ माइनस ई ओवर एम ई इंटू टी। अब इसमें आप देखें, अगर चार्ज पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा, ठीक है, ये नेगेटिव हमने यहाँ पर यूज़ किया है फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बजाय हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि प्रोटॉन या कोई पॉजिटिव आयन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये इसको आप रेंज कह सकते हैं और इसको आप हाइट कह सकते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो वो वाई एक्सिस में ट्रैवल करेगा। जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। जी हमारे पास पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये बराबर होता है जी KQ ओवर R स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं है बल्कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ क्या होंगी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है, ठीक है जी, कोई भी ऐसा शेल जो स्फेरिकल है, आपको पता है कि शेल जो है ये अंदर से क्या होगा, खाली होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि इनसाइड
इस सफ़ीर ने या इस शेल ने कोई चार्ज इनक्लोज़ नहीं किया। अगर इसने कोई चार्ज इनक्लोज़ नहीं किया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में चार्जेस हमेशा, अगर आपने किसी कंडक्टर को पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ तो कंडक्टर में चार्जेस हमेशा उसकी सरफेस पे होते हैं। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। अगर कंडक्टर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव कर सकते हैं और ये तो वायलेशन हो जाएगी कि बगैर किसी पोटेंशियल डिफरेंस के आपने करंट पैदा कर दिया। सो किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर की इनसाइड जो होता है वहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त मौजूद होता है जब आप उसको किसी बैटरी के साथ या पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, वरना दूसरी सूरत में चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज हमारा सफ़ीयर है उसके इनसाइड है, उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर आप इसका रेडियस r मान लें, ठीक है जी, अगर इसका रेडियस r हो तो इसकी सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये q/4 पाई एप्सिलॉन, ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये k है, तो ये हम इसको सिंपली लिख सकते हैं kq/r स्क्वायर। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पॉइंट पे लें, ये जो रेडियल लाइन है इसकी, इस रेडियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इसकी सरफेस से, उसका डिस्टेंस जो है फ़र्ज़ करें कि वो x है, ठीक है, और ये r इसका क्या है, रेडियस है। तो इस सूरत में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बराबर आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम x को r के बराबर कर लें, ठीक है, यानी कि हम ये सरफेस के ऊपर आ जाएं, ठीक है, तो इस सूरत में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो आगे मूव करते हैं जी। तो अभी हमारे पास है जी ड्यू टू डिस्क। अगर हमारे पास एक डिस्क हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्क से, ये हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है जी, एक सॉलिड डिस्क है, और इस डिस्क के सेंटर से कोई भी पॉइंट ले लें आप P, इस पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास चार्ज डेंसिटी है ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये करें कि ये पॉइंट जो है जिसका डिस्टेंस यहाँ से x है और इसका जो रेडियस है उसको आप r कह लें, अगर ये पॉइंट x जो है वेरी वेरी लार्ज हो एज़ कम्पेयर टू r, यानी कि ये पॉइंट इस डिस्क से बहुत ही दूर हो, इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आप r को ज़ीरो पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर r को ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम चेक कर लेते हैं जी क्या आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x ओवर x स्क्वेयर, और r को हमने ज़ीरो पुट कर दिया है। तो उस सूरत में अगर ये पॉइंट इस डिस्क से बहुत ज़्यादा फासले पर ले लिया जाए तो उस सूरत में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन अगर ये पॉइंट हम बहुत ही करीब ले लें, इस डिस्क के बहुत ही करीब ले लें, इतना करीब ले लें कि x जो है ये वेरी वेरी स्मॉल हो एज़ कंपेयर टू r, ठीक है, तो इस सूरत में हम यहाँ पर x की जगह ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस, ठीक है, तो ये हमारे पास x को हमने ज़ीरो पुट कर दिया। जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये उस सूरत में है अगर हम ये कहें कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, हमारा जो पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो पॉइंट इस डिस्क के बहुत ही करीब है, इतना करीब है कि वो r के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो इस सूरत में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। करते हैं जी। अच्छा जी, अभी हमारे पास आ गया है जी ड्यू टू रिंग। तो ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हमारे पास एक रिंग हो, ठीक है जी, और उस रिंग की वजह से, ये हमारे पास कोई रिंग है और इस रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हों,
इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो x है और रेडियस हमारा जो है ये r है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आएगा k/(z²+r²⁴ लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस है कि अगर हमारे पास x वेरी वेरी लार्ज हो एज़ कम्पेयर टू r, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा फासले पर हो। इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर r को 0 पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर r को 0 पुट कर दें, ठीक है, ये x² कर लें, अगर आप r को यहाँ पर 0 पुट कर दें तो इस सूरत में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E = KQX/x²। ये तो 0 हो गया और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x³ बच गया, x³ से एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा KQ/x²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी रिंग से बहुत ज़्यादा फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो रिंग बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है। नेक्स्ट मूव करें जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस। तो अगर आप इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस की बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो λ/2πε0x के बराबर आता है। ठीक है जी, हमारे पास कोई इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस है, ये हमारे पास लाइन ऑफ चार्जेस है और इस लाइन ऑफ चार्जेस से, इसके सेंटर से ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही है, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन की वजह से वो इस वैल्यू के बराबर आता है। इसमें जो लैम्डा है ये आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, डाईपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डाईपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं दरमियान में पीछे मिस हो गया था, तो पहले ज़रा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। डाईपोल होता क्या है, अगर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस अगर उनको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से सेपरेट करें तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाईपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाईपोल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये डिपेंड करता है इनके इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट बिटवीन। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है, यहाँ पर मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा बना दिया है बहुत समझाने के लिए, लेकिन आमतौर पर ये चार्जेस बहुत ही करीब होते हैं। ये डिस्टेंस जो है ये नैनोमीटर्स या माइक्रोमीटर, नैनोमीटर्स या पिकोमीटर्स की जो है वो ऑर्डर में हो सकता है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डाईपोल बनेगा या नहीं बनेगा ये किससे डिसाइड होता है, ये हमारे डाईपोल मोमेंट से डिसाइड होता है। सो डाईपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल उसकी पोलैरिटी क्या है, वो डाईपोल बनेगा या डाईपोल नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो अगर हम एक डाईपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उससे क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं जी। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, लेट सपोज़ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है और इस फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं जी, हम एक डाईपोल रख देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा डाईपोल है। आपको पता है कि डाईपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को इस तरह से बाउंड किया होता है कि ऐसे लगता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई ऐसी सॉलिड चीज़ है जिसने दोनों को फिक्स किया हुआ है। ऐसे लगता है कि जैसे एक रॉड है हमारे पास और उस रॉड के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों के दरमियान आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। उस इंटरेक्शन की वजह से दोनों ने एक दूसरे को बाउंड किया है और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं, इन्होंने मिलकर ये डाईपोल बना लिया है। अगर आप एक डाईपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो लेट सपोज कि ये पॉइंट जो है इन दोनों का सेंटर है, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा और नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, जिसका नतीजा क्या होगा कि डाईपोल रोटेट कर जाएगा और डाईपोल की रोटेट करने की वजह से उसकी जो नई पोजीशन है अपनी पहली पोजीशन के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा। तो डाईपोल की जो नई पोजीशन है वो आपके सामने है। ठीक है जी। अब अगर फर्दर क्या होगा, डाईपोल इस तरह से पड़ा था, इसने रोटेट करना शुरू किया,
ठीक है, रोटेट करते करते ये क्या करेगा, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। तो जब ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये फर्दर रोटेट नहीं करेगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो इस सूरत में आप इस पर वर्क करेंगे और वो वर्क जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में अपीयर होगा। तो इस सूरत में अगर आप डाइपोल को रोटेट करें तो रोटेट करने से किसी भी पॉइंट पर अगर आप डाइपोल को छोड़ेंगे तो वापस अपनी उसी पोजीशन में अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में बैलेंस करने की कोशिश करेगा, दोबारा से फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसमें अब ये जो डाइपोल है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इंट्रोड्यूस करवाया है जी डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है हमने कहा ये प्रोडक्ट है Q का और D का, यानी कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सिमिलर मैग्नीट्यूड है और मल्टीप्लाई बाय उनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है। इसकी डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा, ये एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब सवाल ये है कि डाइपोल मोमेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और नंबर 2 डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ ही क्यों होती है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसलिए होती है कि जब भी आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमेशा खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ली जाती है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है जी, इसलिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा हम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। वैसे ये कन्वेंशन है, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की कन्वेंशन को उलट कर दें तो ये जो कन्वेंशन है ये भी उलट हो जाएगी, बाकी सारी कन्वेंशन भी चेंज हो जाएंगी। तो ये सिंपल एक कन्वेंशन है, इसको आप बदल भी सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको चार्जेस की कन्वेंशन भी बदलनी पड़ेगी और बाकी सारी कन्वेंशंस भी बदलनी पड़ेंगी। हमने अभी ये पढ़ा कि जब डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल जो है वो रोटेट होगा। अब अगर हम डाइपोल में ये प्रोड्यूस होने वाला टार्क कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखते हैं, आपको पता है कि टार्क जो होता है ये होता है R क्रॉस F। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल R हमारा मोमेंट आर्म होता है, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये D है, और ये इसका ये पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएं तो वो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये d/2 हो जाएगा और इस चार्ज का डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगा। अब इसमें टॉर्क जो है ये देखें क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो दो टॉर्क मिलकर क्या बनाते हैं, कपल। अब दोनों टॉर्क अलग अलग निकालते हैं। इसका जो टार्क है, ठीक है, ये भी R क्रॉस F है और वो भी हमारे पास R क्रॉस F है, लेकिन R क्या है, d/2 है, तो d/2 क्रॉस F प्लस d/2 क्रॉस F। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा d/2 प्लस d/2, तो ये हमारे पास बन जाएगा d क्रॉस F। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो किसके बराबर आ गया, d क्रॉस F के। तो टॉर्क हमारे पास बराबर आ गया जी d क्रॉस F के, लेकिन F जो है ये हमारे पास QE के बराबर होता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो टार्क हमारे पास d और मल्टीप्लाई बाय QE, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा DQE साइन ऑफ थीटा। ये जो DQ है ये हमारे पास P है, ये बन गया PE साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं P क्रॉस E इंटू साइन ऑफ थीटा, लिखने की ज़रूरत नहीं अब। सो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो यहाँ से अगर मैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालूँ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो ये हमारे पास बराबर है टार्क पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि डाइपोल मोमेंट की सिग्निफिकेंस में बताने लगा हूँ। डाइपोल मोमेंट ये डिसाइड करता है टार्क पर। अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करें कि टार्क पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो भी आपकी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से हमारे डाइपोल में कितना टार्क पैदा होगा। अगर तो टार्क पैदा हो गया तो मतलब ये डाइपोल है, अगर टार्क पैदा नहीं हुआ तो ये डाइपोल नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट एक तो ये डिसाइड करता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल है, ये डाइपोल नहीं है। उसके बाद तो हम बात कर रहे थे जी डाइपोल के ऊपर। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है, मैंने कहा कि ये होता है टार्क पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी कि इससे हमें ये आइडिया होता है कि जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आपका डाइपोल कितना रोटेट करेगा। अगर तो वो रोटेट ना करे तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी पोलैरिटी है या नहीं है, यानी कि वो मॉलिक्यूल डाइपोल है या नहीं है। और उसके अलावा उसके रोटेट करने से आपको उसकी स्ट्रेंथ का भी आइडिया हो जाता है कि आपका जो डाइपोल है उसकी डाइपोल स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो ये है जी इसकी सिग्निफिकेंस हमारे डाइपोल मोमेंट की। टॉर्क हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके अलावा हम वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है टॉर्क और ये हमारे पास है डी थीटा। इस तरह जो वर्क है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसलिए है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर आप रोटेट करोगे अपने डाइपोल को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ठीक है, लेकिन जो टार्क है, देखें टार्क होता है पी क्रॉस ई, तो ये हमारा पी है और ये हमारा ई है। अगर पी से ई की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें तो टार्क हमारा इनटू द पेज होगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ पेज होगा। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री बनेगा तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये माइनस पी ई कॉस थीटा बनता है। अगर ये कॉस मैं 180 पुट करूं, 180 से मुराद है कि डाइपोल को आप इस तरह से रोटेट करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस 180 पुट कर दूं तो कॉस 180 जो है ये -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम। पी से मुराद डाइपोल मूवमेंट है और ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट अलाइन हो जाए, बिल्कुल उसके अपोजिट आ जाए, 180 डिग्री पर आ जाए, तो उस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, लेकिन अगर कॉस हम 0 पुट कर दें तो कॉस 0 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस पी ई या माइनस पी डॉट ई। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी अगर हमारा डाइपोल उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये है जी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी या बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी और देखते हैं हमारे पास क्या है जी। हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा जी, फ्लक्स का जो वर्ड है, फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ़्लो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह आप फ़र्ज़ कर लें कि एक पाइप में पानी फ़्लो कर रहा है तो हम कहेंगे ये वाटर फ्लक्स है। फ़र्ज़ करें कि कॉलेज का गेट है और उस गेट से बच्चे बाहर जा रहे हैं तो हम कहेंगे ये क्या है? ये स्टूडेंट फ्लक्स है, ये ह्यूमन फ्लक्स है। तो फ्लक्स की मदद से हम, फ्लक्स एक्चुअली हमें बताता है कि किसी भी चीज़ का यहाँ पर फ़्लो हो रहा है और वो कैसा फ़्लो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो फ़्लो है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो किसी भी सरफेस एरिया से या किसी भी प्लेन एरिया से या किसी भी एरिया से या किसी भी सरफेस से, लेट सपोज़ कि हमारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फ़्लो कर रही हैं, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस सरफेस एरिया से फ़्लो होना ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास है जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये जो ए है इसको समटाइम लोग कहते हैं जी एरिया है, एरिया कभी स्केलर होता है, एरिया कभी वेक्टर होता है, इसको हम कहते हैं जी ये जो है एरिया वेक्टर है। नहीं, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसका नाम है वेक्टर एरिया। ठीक है, अब वेक्टर एरिया क्या होता है? ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड इस एरिया की सरफेस एरिया के बराबर होता है और जिसकी डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी कि वेक्टर एरिया जो है, अगर मुझे यहाँ पर वेक्टर एरिया बताना हो तो इस वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड इस सरफेस एरिया के बराबर होगा और वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो वेक्टर एरिया एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर ये जो ए यूज़ हो रहा है ये वेक्टर एरिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये बताता है कि किसी भी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की मैग्नीट्यूड के। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस सरफेस को चार्ज मस्ट बी इनक्लोज बाय द, उस सरफेस को कोई ना कोई चार्ज इनक्लोज करना चाहिए। अगर वो सरफेस चार्ज इनक्लोज नहीं कर रही होगी तो उसका फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक सफ़ियर है और लेट सपोज कि इस सफ़ियर के सेंटर में यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज क्यू, ठीक है जी। तो इस सफ़ियर से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सरफेस से आपने नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो नेट फ्लक्स उसी सूरत में नॉन ज़ीरो होगा अगर उस सरफेस ने कोई ना कोई चार्ज इनक्लोज किया हो। अगर उसने चार्ज इनक्लोज नहीं किया होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। कैसे भला? अब देखें ज़रा, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है। अब इस सरफेस ने चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ बल्कि चार्ज यहाँ पर पड़ा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही हैं, फ्लक्स तो है जी, बिल्कुल फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन नेट फ्लक्स क्या है? ज़ीरो। कैसे भला? क्योंकि जितनी लाइंस इस सरफेस में एंटर हो रही हैं उतनी ही इस सरफेस को क्या कर रही हैं? लीव कर रही हैं। इस सूरत में इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने ये सरफेस बनाई है इसका भी नेट फ्लक्स ज़ीरो है, क्योंकि जितनी लाइन्स इसको क्रॉस कर रही हैं, इसमें एंटर हो रही हैं, उतनी ही लाइन जो है इससे बाहर जा रही हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो है यहाँ पर, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद है, लेकिन नेट फ्लक्स इसका क्या है? ज़ीरो है। जिस तरह ये मैंने एक सरफेस बनाई है, ये भी कोई क्लोज्ड सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स भी ज़ीरो है, नेट फ्लक्स ज़ीरो है, क्योंकि लाइंस इनवर्ड और लाइन आउटवर्ड क्या होगी? बराबर। लेकिन ये भी एक क्लोज सरफेस है, इसका फ्लक्स ज़ीरो नहीं है क्योंकि इसने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। तो फ्लक्स नॉन ज़ीरो होने के लिए चार्ज को इनक्लोज करना ज़रूरी है। उसके अलावा फ्लक्स जो है वो हमारी क्लोज्ड सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि हमारी सरफेस क्लोज है लेकिन उसकी ज्योमेट्री, फ़र्ज़ करें कि उसकी ज्योमेट्री इस तरह की है, वो एक बॉक्स है, ठीक है, या वो एक सफ़ियर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चार्ज रख दें या यहाँ पर चार्ज रख दें तो फ्लक्स जो है, चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इन चार्जेस का फ्लक्स भी क्या होगा? सेम होगा, इस सरफेस के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर। लेकिन अगर चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो नेट फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है वो हमारी जो जिस भी क्लोज सरफेस की बात हो रही है उसकी शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, लेकिन इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने चार्ज इनक्लोज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। दूसरी बात जो है यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स के हवाले से, ठीक है जी, कि अगर किसी जगह पर नेट फ्लक्स ज़ीरो है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है लेकिन नेट फ्लक्स ज़ीरो हो सकता है। क्लियर हो गया जी? तो ये कुछ बातें फ्लक्स के बारे में। अब अगर आप इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करें, फ्लक्स स्केलर होगा, जारी बात है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा ई ए कॉस थीटा, और कॉस की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फ्लक्स भी हमें डिफरेंट वैल्यूज़ देगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारी जो सरफेस है, जिस सरफेस से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो सरफेस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर उस के परपेंडिकुलर है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पैरेलल होंगी तो उस सूरत में फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहती है, आप चूँकि बच्चे तो नहीं, आप तो बड़े हैं, आपको तो पता है क्या कन्फ्यूजन है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास सरफेस एरिया है और ये इसकी डायरेक्शन है इस वेक्टर एरिया की, ये सरफेस है और ये डायरेक्शन है हमारे वेक्टर एरिया की, और ये आ रही हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप गौर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये सरफेस, ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये पैरेलल है। तो एंगल हमने सरफेस के और इसके दरमियान ही लेना होता है। ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी और सरफेस के दरमियान एंगल नहीं लेना होता, बल्कि एंगल लेना होता है वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान। क्लियर हो गया जी? तो ये है जी हमारा वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? हमारे पास कुछ रिमेंबर आ गए हैं जी। रिमेंबर आपको पता है कि हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से अक्सर जो है वो क्वेश्चन हमारे पास आ जाते होते हैं। तो पहले रिमेंबर क्या है जी? वेक्टर एरिया हो गया जी, ये फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी फ्लक्स होगी, जारी बात है। फ्लक्स डिपेंड अपॉन फील्ड पैटर्न एज वेल एज ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस।
नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस, ये भी हो गया। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट डज नॉट इनक्लोज अ चार्ज, ये भी हो गया। तो ये सारी बातें हो गई जी। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ बचा है या नहीं बचा, तो नहीं बचा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।